हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। दोस्तों कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग, वेलकम टू वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। दोस्तों आपको पता होगा, सबसे पहले मैं आपको जानकारी बता देता हूं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप की अगर बात की जाएगी, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरे प्यारे मित्रों सुबह 11:30 बजे और शाम को डेली 8 बजे फ्री सेशन रहते हैं। बिल्कुल अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको इसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप मेरा नाम जो है PRAVWN प्रवीण कुमार, आपको पता ही है, यहाँ पर सर्च करेंगे प्रवीण कुमार से और यहाँ पर आकर के दोस्तों आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जो भी फ्री सेशन यहाँ पर रहते हैं उनका सबका फ़ायदा आप लोगों को मिल सके। तथा साथ में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर किसी भी सब्सक्रिप्शन, अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये मेरा रेफरल कोड है प्रवीण11, PRAVWN11, प्रवीण11, बिना किसी स्पेस के आपको अप्लाई करना है। 10% का डिस्काउंट जो है दोस्तों आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम समाप्ति की ओर लेके जाने वाले हैं और हमारा टॉपिक जो है ये इंडस वैली चल रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो आइए हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट साइट जो आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो आते हैं, पहले उनको हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में आपकी इस यहाँ के नगर नियोजन की क्या विशेषता आती है, यहाँ की धार्मिक सामाजिक स्थिति क्या थी, उन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम चर्चा करने वाले हैं इसके जो आपके महत्वपूर्ण स्थल आते हैं उनको पहले कंप्लीट करते हैं। तो इन्हीं में से दोस्तों एक महत्वपूर्ण स्थान आता है आपके सिंधु घाटी सभ्यता में ही, इसका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों आपका रंगपुर। कौन सा है? रंगपुर। तो सबसे पहले वर्तमान स्थिति के बारे में जान लेते हैं। रंगपुर की वर्तमान स्थिति जो है ये दोस्तों कहाँ पर आती है? तो दोस्तों ये आपके गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाएगी, अहमदाबाद जिले में स्थिति आती है रंगपुर की। और इसकी खोज जो है ये दोस्तों कब की गई थी? तो दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, रंगपुर की खोज 1931 ईस्वी में, और ये MS वत्स के द्वारा दोस्तों इसकी खोज जो है ये दोस्तों की गई थी। और फिर उसका उत्खनन का कार्य की अगर हम बात करेंगे 1953 की बात आती है। 1953 ईस्वी की बात अगर हम करेंगे तो SR राव की बात आती है दोस्तों। ये दोनों नाम आप लोगों को रंगपुर के लिए ध्यान में रखने हैं। अब देखिएगा, रंगपुर की बात अगर की जाएगी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता यहाँ पर क्या आती है उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होगा रंगपुर से हमें चावल के अवशेष जो हैं ये दोस्तों प्राप्त हुए थे। तो यहाँ से चावल के अवशेष, यहाँ से चावल के अवशेष प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए मेरे प्यारे दोस्तों? रंगपुर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। रंगपुर से हमें चावल के साक्ष्य जो हैं दोस्तों अपने को प्राप्त हुई हैं। और यहाँ से हमें कोई भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। कोई भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। कहाँ से नहीं हुई है? रंगपुर की चर्चा हम कर रहे हैं। रंगपुर से हमें कोई भी मुद्रा जो है दोस्तों प्राप्त नहीं होती है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। रंगपुर छोटी सी एक इम्पोर्टेंट सभ्यता यहाँ की आती है, जिसकी स्थिति वर्तमान में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपको बताई, गुजरात में है। 1931 MS वत्स और आपके SR राव के द्वारा 1953 उत्खनन का कार्य, चावल के साक्ष्य अपने को यहाँ से दोस्तों प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार छोटी छोटी सभ्यताएं और आती हैं दोस्तों। जैसे अगर बात की जाएगी, एक सभ्यता और आती है जिसका नाम आता है दोस्तों आपके कोट दीजी। क्या नाम है? कोट दीजी। इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोट दीजी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोट दीजी की वर्तमान स्थिति सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्तमान स्थिति कहाँ पर है इसकी। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोट दीजी की वर्तमान स्थिति आपके सिंध प्रांत के खैरपुर में आती है। मतलब पाकिस्तान की बात हम कर रहे हैं, सिंध प्रांत के खैरपुर में। और
इसकी खोज की बात अगर करते हैं, कोटडीजी की खोज जो है ये दोस्तों कब हुई थी, तो 1935 की बात आती है। 1935 ईस्वी में आपके धुर्ये के द्वारा दोस्तों आपके यहाँ पर इसकी खोज जो है की थी। कौन सी सभ्यता की बात हम कर रहे हैं, कोटडीजी के बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अपने को मुख्य क्या साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। साक्ष्यों की अगर बात करेंगे, क्या क्या साक्ष्य अपने को यहाँ से प्राप्त होते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ से कांसे की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। किसकी चूड़ियाँ मिली हैं, कांसे की चूड़ियों की अगर बात की जाएगी तो ये कोटडीजी से हमें प्राप्त होती हैं। तथा साथ में अपने को बाणाग्र भी अपने को यहाँ से प्राप्त हुए हैं, बाणाग्र। और साथ में वह किलेबंद बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये दोस्तों कोटडीजी। छोटी छोटी सभ्यताएं हमारे लेवल पर, वैसे तो मैंने जो इम्पोर्टेंट सभ्यताएं आती हैं जैसे कालीबंगा आती है, चहुंदड़ो आती है, लोथल आती है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली, सुरकोटड़ा, ये सारी महत्वपूर्ण सभ्यताएं जो महत्वपूर्ण स्थल आते हैं ये मैंने मेरे प्यारे मित्रों आपको पहले ही बता दिए थे। अब बिल्कुल छोटी छोटे जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं, जिनकी जो इम्पोर्टेंट बातें जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों एक स्थल और आता है, इसका नाम आता है राखी गढ़ी। क्या नाम है, राखी गढ़ी की बात अगर की जाएगी तो वर्तमान स्थिति की बात सबसे पहले हम करते हैं। राखी गढ़ी की मेरे दोस्तों वर्तमान स्थिति हरियाणा में आती है। तो जिंद हरियाणा की बात अगर की जाएगी, जिंद हरियाणा में दोस्तों इसकी वर्तमान स्थिति आती है। अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो राखी गढ़ी के लिए आती है वो ये आती है कि भारत में यह दोस्तों धोलावीरा के बाद दूसरा हड़प्पा कालीन नगर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं धोलावीरा के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर जो है ये दोस्तों कौन सा आता है, राखी गढ़ी आता है। मैंने आपको कल ही बताया था मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आपको ये बताया था कल कि अगर भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत के संदर्भ में तो सबसे बड़ा नगर कौन सा हो गया, धोलावीरा। और धोलावीरा के बाद अगर हम देखते हैं तो दोस्तों आपके यहाँ पर राखी गढ़ी भारत में। जबकि भारतीय उपमहाद्वीप की बात मैं अगर करूं तो सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद गनेडीवाल, फिर आपका चौथे नंबर पर धोलावीरा और पांचवें नंबर पर दोस्तों कौन सा आ जाएगा, ये राखी गढ़ी आ जाएगा। जबकि अगर बात करेंगे दोस्तों क्षेत्रफल को लेकर के, अगर आपसे पूछे, मैं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करूंगा तो मैं यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बात आपको बता देता हूँ। ऐसी बात मैंने आपको नहीं बताई थी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दोस्तों आपका गनेडीवाल आएगा नंबर 1 पर, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रख लेना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा गनेडीवाल, फिर दोस्तों आपके हड़प्पा और फिर आपका कौन सा आ जाएगा, मोहनजोदड़ो आ जाएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। वैसे सबसे बड़ा नगर आपका कौन सा आता है, वैसे तो आपके हड़प्पा आता है, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद गनेडीवाल। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछ ले तो सबसे बड़ा गनेडीवाल, जबकि भारत में सबसे बड़ा धोलावीरा और उसके बाद में राखी गढ़ी। तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर कौन सा हो गया है, ये आप कहेंगे बिल्कुल सर राखी गढ़ी हो गया है। तो इसको भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। ये आपके इंपोर्टेंट स्थल आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट साइट जो आती हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पर सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन जो था उसके बारे में। यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, यहाँ की जो धार्मिक अवस्था थी, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने को होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर अब चर्चा करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में।
हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य क्या आते हैं, उनके बारे में मैं आपको अब बताने वाला हूं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हम चर्चा यहां पर करने वाले। तो देखिएगा, सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी तथा यहाँ जल निकास की उचित व्यवस्था थी। जल निकास की अगर बात हम करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हम चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम जो था उसकी अगर बात की जाएगी, ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम चर्चा करते हैं, ये दोस्तों यहाँ पर अच्छा था। जल निकास के लिए ऐसा हम लिख सकते हैं, जल निकास के लिए नालियाँ बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? नालियाँ बनी हुई थी। कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता की चर्चा हम कर रहे हैं। उसके जो महत्वपूर्ण जो तथ्य आते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस अभी करने वाले हैं। तो ये दोस्तों एक शहरी सभ्यता थी, बिल्कुल नगरीय सभ्यता थी। और मैंने आपको बताया जल निकास की उचित व्यवस्था यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। नालियाँ यहाँ पर दोस्तों बनी हुई थी। और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो है सड़कें और गलियां जो हैं ये दोस्तों आपकी योजना के अनुसार बनाई गई थी। सड़कें व गलियां योजना के अनुसार बनाई गई थी तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अर्थात नगर ग्रिड शैली में और इसी को दोस्तों आपके ऑक्सफोर्ड सर्कस भी कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड सर्कस की अगर बात करेंगे, ग्रिड शैली में बसे हुए थे। जो नगर आपके आते हैं ये दोस्तों आपके ऑक्सफोर्ड शैली या फिर ऑक्सफोर्ड सर्कस या ग्रिड शैली में बसे हुए थे। मतलब सड़कें एक दूसरे को यहाँ पर समकोण में काटती थी। और एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, मुख्य सड़कें जो हैं ये दोस्तों आपके उत्तर की ओर से दक्षिण की तरफ जाती थी। तो यहाँ पर हम ये भी बात लिख सकते हैं, मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। इस बात को भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य जो आते हैं उनके बारे में। और क्या क्या इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ महत्वपूर्ण हो सकता है उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आपके नगर जो है ये 2 भागों में बसे हुए थे, ये आपको पता ही होगा, मैंने बताया था। और सड़कें जो है ये दोस्तों आपके मिट्टी की बनी हुई थी। सड़कें मिट्टी की बनी हुई थी। सड़कें जो हैं ये दोस्तों आपके मिट्टी की बनी हुई थी तथा साथ में अगर बात करेंगे मकान एक क्रम में बने हुए थे तथा उनके प्रवेश द्वार
उनके प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे गली में खुलते थे। तो इसको लेकर के ये अनुमान लगाया जाता है कि जो इनके जो सड़कें थी, हो सकता है इन सड़कों से कोई डस्ट वस्ट ऐसी आती होगी, जिसके कारण इनके मकान जो है ये दोस्तों आपके पीछे गली में खुला, मकान का मुख्य प्रवेश द्वार जो हुआ करता था ये आपके पीछे गली में खुला करता था। तो मैंने आपको ये बताया एक नगरीय सभ्यता थी, यहाँ जल निकास के लिए नालियां यहाँ पर बनी हुई थी, सड़कें और गलियां योजना के अनुसार बनाई गई थी और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अर्थात नगर जो थे ये दोस्तों आपके ग्रिड शैली में बसे हुए थे। मुख्य सड़कें जो थी ये दोस्तों आपके उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और सड़कें जो है ये दोस्तों आपके मिट्टी की बनी हुई थी। मैंने आपको ये भी बताया कि मकान एक क्रम में बने हुए थे और उनके प्रवेश द्वार जो है मुख्य सड़क पर न खुल करके दोस्तों आपके पीछे गली में खुलते थे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो यहाँ के आते हैं उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। यह एक आद्य ऐतिहासिक, यह एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता के बारे में हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसको दोस्तों आपके आद्य ऐतिहासिक युग में रखा गया है। यह एक, चलिएगा मात्र सत्तात्मक वाली बात जब धार्मिक स्थिति की बात आएगी, जब समाज की बात हम यहाँ पर करेंगे, तत्कालीन समाज की बात आएगी, तब मैं आपको बता दूंगा। अभी तो हम नगर नियोजन के बारे में कुछ और आपको बताते हैं। तो आपको पता होगा नगर दो भागों में थे, अमूमन हर जगह दो भागों में। एक तो आपके पूर्व व पश्चिमी दो टीलों में दोस्तों अपने को ये देखने को मिलता है। और एक बड़ी जरूरी सूचना ये आती है, हमने देखा कि प्राय जो पश्चिमी टीला जो था ये दोस्तों आपके सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ करता था और कालीबंगा में दोनों भाग जो थे वो सुरक्षा की दीवार से थे, लेकिन लोथल और सुरकोटड़ा एकमात्र ऐसे दो ऐसे स्थान आते हैं जहां पर दुर्ग और नगर जो हैं एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सुरकोटड़ा व आपके लोथल ऐसे स्थान हैं, सुरकोटड़ा व लोथल ऐसे स्थान हैं जहां दुर्ग व नगर एक ही लिखा है मैंने, ये एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे, एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सुरकोटड़ा और दूसरी जगह कौन सी बताई है, लोथल, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मकानों की अगर बात करेंगे, ये दोस्तों आपको पता होगा मकान ये दोस्तों पकी हुई ईंटों के मकान अपने को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मकान जो थे ये पकी हुई ईंटों के यहाँ पर थे, पकी हुई ईंटों के। लेकिन आप कहेंगे सर कालीबंगा एक ऐसा स्थान आया था जहां पर मकान कच्ची ईंटों के बने हुए थे, इसीलिए तो उसको दीनहीन बस्ती कहा जाता है। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग है जो ये किया गया था, कच्ची ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में किया गया था। तथा साथ में अलंकृत ईंटों का प्रयोग जो है ये दोस्तों फर्श में अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग जो है ये हमें दोस्तों देखने को मिलता है। कहाँ से देखने को मिलता है, कालीबंगा की चर्चा अगर हम करेंगे तो कालीबंगा से फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग दोस्तों किया गया था, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने चर्चा की आपके जो महत्वपूर्ण जो नगर नियोजन आता है हड़प्पा सभ्यता का, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि नगर दो भागों में पूर्व पश्चिमी दो टीलों में था।
और हम ऐसा भी कहते हैं कि जो पश्चिमी टीला आता है उसकी अगर बात की जाएगी तो इसको दोस्तों क्या दुर्ग टीला कहा गया था क्या? बिल्कुल दुर्ग टीला, मैं आपको पहले से ही बताता हूँ। और सुर कोटड़ा और लोथल दो ऐसे स्थान मैंने आपको बताया जहां दुर्ग व नगर जो था एक ही सुरक्षा दीवार से आपका घिरा हुआ था। मकान यहाँ पर पकी हुई ईंटों से दोस्तों बने हुए थे और कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग अपने को देखने को मिलता है और फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग जो था ये दोस्तों अपने को यहाँ पर कालीबंगा में देखने को मिला था। तो ये दोस्तों आज के महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बताए। अगला सेशन जो हमारा रहेगा उस अगले सेशन में भी मैं दोस्तों आपको इसी सभ्यता से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। नेक्स्ट सेशन में हमारा ये टॉपिक जो है दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपको ये बताया अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं, वहाँ पर आप मुझे फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 जो है दोस्तों लगा सकते हो। तथा वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट और वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम ये दोनों हमारे नए चैनल हैं, इनको आज ही आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पे आकर के आप टेस्ट दे सकते हो। लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक और नया चैनल अनअकैडमी की बात अगर की जाएगी 7 मिनट 7 ट्रिक्स, ये नया चैनल है अनअकैडमी 7 मिनट। आज ही इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। 7 मिनट में आपको 7 ट्रिक्स जो है ये दोस्तों बताई जाएंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। बिल्कुल आज ही इसको आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अनअकैडमी पर अगर मेरा प्लस कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो तो गूगल प्ले या प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आपका टारगेट जो है जैसे पुलिस और पटवारी की अगर तैयारी कर रहे हो तो आरपीएससी कैटेगरी में, और रीट के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो टेट कैटेगरी में मेरा कोर्स मिलेगा। और यहाँ पर आपको जैसे ही कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, जो गोल आपका है वो सिलेक्ट करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, मंथ आप सेलेक्ट कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछेगा एंटर रेफरल कोड, तो यहाँ पर आप मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 अप्लाई कर सकते हो, जिसके कारण आपको 10% का डिस्काउंट जो है दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की आपकी क्लास, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास। कल हमारा ये टॉपिक हम फिनिश कर लेंगे। उम्मीद करूंगा कि दोस्तों जो सेशन आज का रहा ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइएगा आप लोग, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे फॉलो अवश्य कर लीजिएगा ताकि फ्री सेशन जो है आपको आसानी से देखने को मिल सके। बाकी की बात हम कल करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, बिंदास रहना। थैंक यू सो मच। और चैनल पे नए हो, आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।